कैसे इस सफ़र का आगाज़ हुआ? 22 में मैंने ये बिज़नेस को स्टार्ट किया। मेरा प्लान गैराज बनाने का था। इस मार्केट में आया तो आइडिया आया कि भाई स्टार्टिंग में गैराज बना लिया तो लायबिलिटी तो वो डे फर्स्ट से शुरू हो गई। आपका अगर छोटा सा बच्चा है ना तो वो भी छोटी गाड़ी लेके घूम रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही ये है। तो लड़कों के डीएनए के अंदर है। ऐसे ही पहली है। बात, अब मुझे पाकिस्तान का आइडिया है। अब पाकिस्तान में आए दिन कोई चीज़ आपकी एक पॉलिसी चेंज होगी, बिल्कुल तो ऐसे आपने जो बिज़नेस कई साल लगा के खड़ा किया होता है वो 2 दिन में यूँ ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जब आप यूएई की मार्केट में, ज़ाहिर है आपने कहा एक्सपेरिमेंट के लिए आया था। तो भाई एक्सपेरिमेंट तो बहुत किए हैं ठीक मैंने। है। मैंने कोई अराउंड 1 मिलियन दिरहम के तो एक्सपेरिमेंट ही किए हैं भाई। तो शफी भाई, आप सेल्फ मेड हैं या आपको ये सारा बिज़नेस किसी ने बना के दिया है? कि मतलब केक किसी ने रख के मुझे प्लेट में दिया कि बेटा आ करो और खा लो। तो इसमें आप की ऑडियंस के लिए अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मुझे लगा कि हमें पूछ लेना चाहिए। आप सिंगल हैं या मैरिड? अच्छा। अब मेरी बेवकूफ़ी ये थी कि मैंने आप पे ट्रस्ट किया, वो भी यूई के अंदर। क्लाइंट चला गया वापस, 2 दिन बाद आया, गाड़ी गायब, बंदा गायब। अब वो बंदा उसे ब्लैकमेल कर रहा हूँ, मान के बॉर्डर पे आ, इधर आके पैसे रख के जा, फिर गाड़ी दूंगा। पैसे भी खा गया, गाड़ी भी खा गया, रिपेयरिंग के भी खा गया। वो क्लाइंट हमारे पास है। क्या गिर गया? कोई बात नहीं भाई, गिर जाती थी अच्छा। चीज़ें। लोग गिर जाते हैं, ये तो फिर भी पेंडिंग थी। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ फास्ट व्हील्स। अब से हम आपके लिए हर वीक एक एपिसोड लाया करेंगे जिसमें इस पॉडकास्ट के अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप दुबई में, यूएई में आने के बाद बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे कार फ्लिपिंग बिजनेस, कार रेंटल बिजनेस से आप लोग पैसे कमा सकते हैं। सो ऑन आवर फर्स्ट पॉडकास्ट वी हैव शाफे भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू भाई। और कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। सो कैसे इस सफ़र का आगाज़ हुआ जहाँ पे आपने पहले कार बिज़नेस के अंदर आए और उसके बाद आपने इस मार्केट को एक्सप्लोर किया? कब ये सफ़र का आगाज़ आप जो है वो? भाई इस बिज़नेस का जो आगाज़ था वो तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे था। ठीक है। मुझे यूई की मार्केट का तो आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे हम कोई भी बिज़नेस करते हैं तो एक आइडिया के लिए मैंने ये स्टार्ट किया। अराउंड 22 की बात है। 22 में मैंने ये बिज़नेस को स्टार्ट किया। मेरा प्लान गैराज बनाने का था। इस मार्केट में आया तो आइडिया आया कि भाई स्टार्टिंग में गैराज बना लिया तो लायबिलिटी तो वो डे फर्स्ट से शुरू हो गई। ऐसे ही। 50,000 दिरहम एक्सपेंस था जो मेरे अकॉर्डिंग कि गैराज बनते इतना मेरा एक्सपेंस आएगा। तो मैंने कहा ऑर्डर्स कहाँ से आएंगे, लोग कहाँ से आएंगे मेरे पास, उनको तो इस बिल्कुल ऐसे आइडिया का आइडिया ही नहीं कि भाई मैं कौन हूँ। तो फिर मैंने स्टार्ट में सोचा कि बजाय कि मैं स्टार्ट में गराज बनाऊँ तो मैं पहले एक कस्टमर की जो एक लिस्ट है वो बनाता हूँ कि ठीक है। लोग मुझे इस बिज़नेस में जाने, उसके बाद गराज में मैं मूव होता हूँ। ठीक है। फिर ऑक्शन से बाइंग और डिफरेंट डिफरेंट जगहों के काफ़ी एक्सपीरियंस कर करके भाई बस पहुँच गए हैं इधर के। तो किस साल में आपने आगाज़ किया है इस बिज़नेस का और कौन कौन से बिजनेस आज की तारीख में आप कर रहे हैं? भाई मैंने 22 में स्टार्ट किया था ये। Okay. और अभी जो है, अभी मेरा एक कार रेंटल कंपनी है। सेकंड जो है वो फास्ट व्हील है जो कि कार फ्लिपिंग का है। ठीक है। थर्ड ऑटो फाइन है जो गराज है। फोर्थ अभी ये है कि हम दुबई के अंदर एक शोरूम बना रहे हैं, वो भी बाय द नेम ऑफ फास्ट व्हील ही होगा। तो इन शॉर्ट टोटल 4 बिजनेस हो जाएंगे इस साल के अंदर। ठीक है, वेरी नाइस। तो इनमें जो मेजर आपका बिजनेस है इस वक्त वो कौन सा है? मेजर जो सबसे नंबर 1 पे अगर हम रेट करें तो फास्ट व्हील है। सेकंड पे स्पीड फॉक्स है जो कि रेंटल कंपनी है, जहाँ पे मेरे पास सब अराउंड 50 कार्स हैं। सुपर कार्स, प्रीमियम, लग्जरी, हर टाइप की। ठीक है। और नंबर 3 पे जो है वो गराज आ जाता है, और नंबर 4 वाला अभी पेंडिंग चल रहा है। ठीक है, मतलब उसको भी हम आप सब लोगों के लिए सरप्राइज। वो अभी छोटा बच्चा है, अभी उसकी फीडिंग कर रहे हैं हम। नाइस, दैट्स सो नाइस। अच्छा, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? लाइक बिजनेस करना है और यूए की मार्केट में करना है, और कार्स में क्या आपका पहले भी आपका शौक था गाड़ियों का जिस वजह से आप इस बिजनेस में हैं? यार देखें, शौक तो हर लड़के का, आपको शौक नहीं है? बिल्कुल शौक है। आपका अगर छोटा सा बच्चा है ना तो वो भी छोटी गाड़ी लेके घूम रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही ये है। तो लड़कों के डीएनए के अंदर है। ऐसे ही पहली है। बात। सेकंड, यूई की मार्केट में क्यों आना था? देखें, ये सबसे स्टेबल मार्केट है। कोई ठीक भी है। बिजनेस करना है तो यहाँ पे इकोनॉमी जो इतनी स्टेबल है कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आते हैं ना तो आपको पता है कि यार ये बिजनेस ग्रो करेगा। अब मुझे पाकिस्तान का आइडिया है। अब पाकिस्तान में आए दिन कोई चीज़ आपकी एक पॉलिसी चेंज होगी, बिल्कुल तो ऐसे आपने जो बिजनेस कई साल लगा के खड़ा किया होता है वो 2 दिन में यूँ ख़त्म हो जाता है। तो बिल्कुल उस ठीक है। टाइम पे जब खान साहब की गवर्नमेंट चेंज होती है 22 में, मैं उनका बहुत डाई हार्ड फैन हूँ। ओके। तो मैं अगर किसी बंदे से इंस्पायर होता हूँ इस तरह तो वो इमरान खान है। ठीक है। ओके। ओके। जब उनकी गवर्नमेंट चेंज हुई तो मैं और मेरी फैमिली वाले बहुत डिसहार्ट हुए कि यार यहाँ पे अब स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, तो हमें अर्ली स्टेज पे कोई ऐसा बिजनेस मूव करना चाहिए जो पाकिस्तान से बाहर भी हो। ठीक है।
तो उसके बाद फिर मैं यूएई मूव हो गया परमानेंटली। अच्छा, अब यूएई में जब लोग आते हैं ना, तो सबसे पहले मैंने जो चीज़ देखी है वो ये होती है कि लोग आते हैं, किसी के कहने पे पैसा लगा देते हैं, बाद में लॉसेस हो जाते हैं। लॉसेस के बाद फिर वो ये सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जो पैसा लाए थे वो तो लगा चुके हैं, अब उस डैमेज को कवर कैसे करना है। सो कोई आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जब आप यूएई की मार्केट में, ज़ाहिर आपने कहा एक्सपेरिमेंट के लिए आया था। तो भाई एक्सपेरिमेंट तो बहुत किए हैं मैंने। ठीक है। मैंने कोई अराउंड 1 मिलियन दिरहम के तो एक्सपेरिमेंट ही किए हैं भाई। और मेरा मानना ये है कि जिस बिजनेस में आपका लॉस होता है ना, वही बिजनेस आपका वो लॉस पूरा भी करता है। ठीक है। आपकी चाबी यहाँ पे घूम गई यूएई के अंदर, आप पाकिस्तान जाके चाबी ढूंढते रहो, बिल्कुल। चाबी कहाँ से मिलेगी? यहीं से मिलेगी। यहीं से मिलेगी ना। तो जोन से बिजनेस में लॉस हुआ, वही बिजनेस आपका लॉस रिकवर भी करेगा। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इसी बिजनेस ने रिकवर किया। ठीक है। तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप बताना चाहें जब आपने स्टार्ट किया, जो आप कहें कि उसने आपको मोटिवेट किया, और एक आप ऐसा कोई इंसिडेंट बताएं जिसने आपको डीमोटिवेट भी किया हो कि लाइक इट्स टू मच फॉर मी टू हैंडल। नहीं, मैं आपको मेरा शुरू से ब्रॉटअप मेरी फैमिली की तरफ से ऐसा है कि जो भी हो जाए हम ये नहीं कहते कि इट्स टू मच फॉर मी। वो कहना है ना कि अल्लाह पाक किसी भी बंदे से के ऊपर उससे ज़्यादा बर्डन नहीं डालता जितना वो अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। तो जब आपके सर पे पड़ती है ना, आप बड़े भी तभी होते हो। मुझे लगता है कि ये पिछले 2 साल में मैं बुढ़ा हो गया हूँ। क्योंकि वो चीज़ें इतनी चलती हैं ना, तो उसके साथ आपका एक एक्सपीरियंस आता है। और अगर बात की जाए मोटिवेशन की, तो यार देखो यूएई इटसेल्फ एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। बिल्कुल ठीक है भाई आप आज लैम्बो ले लो, सड़क पे जाओ, आपको लैम्बो 2 डिजिट नंबर वाली मिलेगी। तो सिर्फ एक नंबर प्लेट की वैल्यू इतनी है कि आप 4 लैम्बो ले लो। बिल्कुल। ये मोटिवेशन कम है? ऐसे ही है। तो शफी भाई, आप सेल्फ मेड हैं या आपको ये सारा बिजनेस किसी ने बना के दिया है, या किसी ने आपको इस वेंचर के अंदर जो है वो इन्वॉल्व किया है? कि मतलब केक किसी ने रख के मुझे प्लेट में दिया कि बेटा आ करो और खा लो, या फिर ये कि आप इन्वेस्टमेंट लेके आए और आपने किसी का मुझे बिजनेस नहीं। देखिए, मैं 2 चीज़ें आपको बताता हूँ। सेल्फ मेड होने का मकसद ये होता है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो ना, आप जीरो से खड़ा करो उससे। सही है। छोटी सी इन्वेस्टमेंट लो और उसको इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दो कि आपके वो बिजनेस से अंडर टाइम ज़्यादा हो। ठीक है। तो मैंने बिजनेस तो सारा ये जीरो से खड़ा किया। सेल्फ मेड मैं हूँ, आप कह लें या ना कह लें, मुझे कोई कहे या ना कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है। सिंपल सी बात है। इन शॉर्ट, ये बिजनेस मैंने जीरो से खड़ा किया और मेरी जर्नी मेरे हर एक जो मुझे जानता है उनको पता है। ठीक है। सेकंड चीज़ आ जाती है सपोर्ट की। मुझे हमेशा मेरी फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट रही है, मैं उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन इंस्पायर्ड किससे हैं, या किसकी मेजर सपोर्ट है जिसकी वजह से आज आप समझते कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ? यार देखें, 2 चीज़ें हैं। एक तो माँ बाप की सपोर्ट होती है, ठीक वो है। तो हर बंदे के साथ होती है, उसका कंपैरिजन ही नहीं है। उनके अलावा अगर बात करें तो मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं, उनकी मेरी ज़िंदगी में हर एक चीज़ में बहुत सपोर्ट रही है। ठीक है। हर एक चीज़ में। तो वो उनका तो मैं कंपैरिजन ही नहीं ना कर सकता कि वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितना वो देख रहे होते हैं सारी चीज़ों को, तो उनका मेरी लाइफ में बहुत मेजर रोल है। मैं अगर किसी भी जगह में अपनी ज़िंदगी में कहीं भी चला जाऊँ, तो वो एक मैं अगर बंदा कहूँ कि जिनसे मेरे जो मुझे वहाँ पहुँचाने के लिए स्टैंड कर रहा है, तो वो मेरा भाई है। हर एक चीज़, मैंने कोई चीज़, कोई बिजनेस प्लान, कोई प्रपोजल दिया, तो मेरे भाई ने का यही होता है कि इसने बोला है तो ये ऐसे ही होगा। ठीक है। ये मेरी फैमिली पे ट्रस्ट और मेरी फैमिली का मुझ पे ट्रस्ट कि अगर ये बोल रहा है तो ये कर लेगा। तो वो सबसे बड़ी सपोर्ट जो है वो मेरे भाई की है। ठीक है। सारे भाइयों की है, माशाल्लाह हम 4 भाई हैं। सही है। लेकिन जो सबसे एक मैं कहूँ कि मेरा बहुत इंस्पायर हूँ मैं बिजनेस मॉडल से, जिनके बिजनेस माइंडसेट से, तो वो मेरे सबसे बड़े भाई हैं। ठीक है। तो इसमें आप की ऑडियंस के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मुझे लगा कि हमें पूछ लेना चाहिए। आप सिंगल हैं या मैरिड हैं? यार मैं मैरिड हूँ। ठीक है। मेरा माशाल्लाह एक बेटा है, माशाल्लाह। 10 मंथ्स का हो गया अब तो। माशाल्लाह। तो शादीशुदा हूँ भाई मैं। ओके ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, अब ये जो आपने जर्नी सारी अपनी बताई है फर्स्ट व्हील्स के हवाले से, लोगों के बड़े कंसर्न्स हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया पे हम देखेंगे कि कार बिडिंग होती है, सस्ती गाड़ी उठाएंगे, महंगी बेचेंगे और इससे हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टक हो जाते हैं। महंगी गाड़ी बेचने के चक्कर में वो समझते हैं कि हम सस्ती गाड़ी हासिल कर रहे हैं, बाद में पता लगता है गाड़ी के एक्सीडेंट्स थे, बाद में पता लगता है कि बैक एंड स्टोरी कुछ और है। वहाँ पे उनके बड़े कंसर्न्स होते हैं कि वहाँ पे लॉस करवा के फिर लोग गाड़ी भी रख के बैठे हुए हैं, गाड़ी स्टक भी होगी, निकल भी नहीं रही। क्या आप इसमें सजेस्ट करेंगे लोग कैसे इसको स्टार्ट करें ताकि उनको लॉस से मैक्सिमम बचाया जा सके? यार देखें, ये बिजनेस एक्सीडेंट की बात करें तो फ्लिपिंग का बिजनेस है ही एक्सीडेंट गाड़ियों। ठीक है। नंबर 1। सेकंड क्या है कि लोग बाउंड कब होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक ऑक्शन हाउस गए हो, ठीक है। वहाँ पे 10 लोग एक गाड़ी पे बेड कर रहे हैं। अब आपको वो गाड़ी कैसे मिलेगी जब आप उन 10 लोगों से ज़्यादा पैसे उस गाड़ी पे लगाओगे? बिडिंग हो रही है ना। बिल्कुल ठीक है। आपने 5000 लगाया, मैं आपसे कैसे जीतूंगा? मैं अगर 6000 लगाऊं
तो जब आप उन 10 लोगों से ज़्यादा पैसे लगा के एक गाड़ी बाय कर रहे हो तो आपका मतलब ये है कि वो 10 बेवकूफ़ हैं। आप अकेले जो आज बिजनेस करने स्टार्ट करने आए हैं वो अकेला समझदार है, सबसे ज़्यादा पैसे लगा के उसने गाड़ी ले ली। ठीक है। ठीक है, नंबर 1 गाड़ी कि आपने महंगी गाड़ी उठाई। नंबर 2 आपको ऐसे गराज मिले जिन्होंने आपको 2000 का एक्सपेंस बोल के 10,000 का एक्सपेंस कर दिया। ठीक है। एक तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी गराज वाला खा गया। तीसरा, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने एक माइंडसेट बनाया होता है कि यार अगर मैंने 50,000 इन्वेस्ट कर दिया है तो मैंने इस गाड़ी से 10,000 ही कमाना है। अब वो 10,000 कमाने के चक्कर में इतनी अच्छी डील्स आती हैं कि वो उनको फैसिलिटेट ही नहीं कर पाते। ठीक है। तो इस बिजनेस में नंबर 1 आपकी बाइंग अच्छी हो, आपके पास गराज अच्छा हो। नंबर 3 कि आपकी गाड़ी चाहे आपको 2000 का भी प्रॉफिट दे रही है ना भाई, फॉरन सेल आउट करो। सही है। एटलीस्ट आप एक एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, उसको दिल के साथ लगा के नहीं बैठे रहो। ये पाकिस्तान इंडिया तो है नहीं कि हाँ गाड़ी की जो प्राइस है वो यूज करी जो साथ साथ महंगी होती जा रही है। भाई यहाँ तो डेप्रिशिएट हो रही है ना, आपको जैसे प्रॉफिट मिल रही है फ्लिप कर दो उसे। तो इस मार्केट में कितनी अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट करना एक अच्छा स्टार्ट कहला सकता है? देखिए, बिजनेस इन्वेस्टमेंट का जो है ना वो हर बंदे पे वेरी करता है। ठीक है। अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हो ना तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई अराउंड 500,000 दिरहम ही इन्वेस्ट करो। आप एटलीस्ट 100,000 दिरहम से भी इस बिज़नेस को कर सकते हो। डिपेंड ये करेगा, जहाँ पे आपने 4 गाड़ियों से स्टार्ट करना है आप 2 गाड़ियों से स्टार्ट करो, उनको अच्छा रिपेयर करो, पूरा प्रोसेस समझो कि प्रोसेस एक्चुअली है क्या। मेरे पे या आप पे रिलाई करके नहीं बैठे रहो। मतलब देखो, मैं एक बंदे की हेल्प आउट कैसे कर सकता हूँ, मैं उसको गाइड कर सकता हूँ, एक ऐसी ऑप्शन प्रोवाइड कर सकता हूँ जिसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन है। ठीक है। अब वो बंदा उस पर कितना प्रॉफिट कमा सकता है ये उस पर डिपेंड करता है कि वो जिसको वो गाड़ी सेल कर रहा है वो उस क्लाइंट को डील कैसे करता है। तो इवन कि आपके पास 50,000 दिरहम भी है ना तो भाई आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। ठीक हो गया। लेकिन इसमें शफी भाई 2-3 इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल, अब लोगों के पास शुरू में ही आते एक्सपीरियंस गेन करने का तो ऑप्शन नहीं है ना। फॉर एग्जांपल, एक बंदा नया आया, उसने 50,000 लाख दिरहम से स्टार्ट किया। प्रॉब्लम ये है कि वो कैसे एक्सपीरियंस इस चीज़ का गेन करे कि उसको लॉस ना हो इस चीज़ में, कि वो रिपेयर मेंटेनेंस में चला गया, वहाँ उसको ओवर कॉस्टिंग ना आ जाए। तो इस चीज़ से वो कैसे बच सकता है? भाई देखें, इस चीज़ के लिए देखो, मैं किसी मार्केट में किसी को ना बुरा कह सकता हूँ ना अच्छा कह सकता हूँ जिनके साथ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है। मैं इस चीज़ से बचने और इस चीज़ से निकल के एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर कोई एडवाइस दूँ तो मैं ये दे सकता हूँ कि आपका जो भी बजट है आप मेरे पास आएँ। ठीक है। मेरा शोरूम विजिट करें, अपना बजट बताएं, उस बजट के अंदर मेरी टीम आपको एक बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड करेगी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपने 1 मिलियन दिरहम की भी बाइंग करनी है, आप किसी ऑक्शन हाउस में चले जो वो आपको फैसिलिटेट नहीं करेंगे। चाहे 1 मिलियन दिरहम की भी बाइंग करनी है, कोई आके नहीं बताएगा यार ये ऑप्शन अच्छी है, ये बुरी है, इस पर इतनी रिपेयरिंग होगी, इतनी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। ठीक है। लेकिन मैं फैसिलिटेट करता हूँ, चाहे कोई 50,000 दिरहम के वाला भी है ना तो मेरी टीम मेंबर उसको गाइड करेगा, सर कि ये गाड़ी है, इस पर अप्रॉक्सीमेटली ये रिपेयरिंग आएगी, मार्केट में इतने की बिक्री है, आपके पास ये मार्जिन है प्रॉफिटेबिलिटी का। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी ऑप्शन है। ठीक है। कि आपको कोई बंदा अपना टाइम निकाल के अपना टाइम प्रोवाइड कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो सर्विसेज हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब ये जो आपने दूसरा बिजनेस बताया था स्पीड फॉक्स के नाम से, आपने कब लॉन्च किया है, क्या फैसिलिटीज़ वो दे रहा है और क्यों बेटर है बाकी सबसे? देखिए, कार रेंटल कंपनियां तो दुबई में आप जितनी ज़्यादा फाइंड करते हैं, मेरा ख्याल है शायद और किसी दुनिया के सेम सिटी में इतनी नहीं होंगी पॉपुलेशन वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो कैसे आपकी जो कंपनी है स्पीड फॉक्स वो ज़्यादा बेटर होगी बाकी सबसे? बिकॉज ज़ाहिर है हर एक को पता है कार रेंटल बिजनेस गाड़ियाँ ही दे रहा है, लेकिन डिफरेंस कैसे है, बेटर कैसे है, आप इसको कैसे कह सकते हैं? देखिए, मैं नंबर 1 ये नहीं कह रहा कि मैं सबसे बेटर हूँ। ठीक है। मैं एक चीज़ वो क्लियर करूँ। सेकंड, मेरी कंपनी से गाड़ी ही क्यों रेंट आउट करनी चाहिए, उसका मैं जवाब ये देता हूँ कि मोस्टली कंपनी जो है वो कस्टमर प्राइस पे गाड़ी दे रहे होते हैं। ठीक है। मेरी कंपनी B2B प्राइस पे गाड़ी प्रोवाइड करती है। सही। फॉर एग्जांपल, आप एक किसी भी XYZ शोरूम रेंटल से आपने गाड़ी रेंट आउट की, लैम्बोर्गिनी यूरस की बात कर लेते हैं, वो 2700 पर डे पे गाड़ी रेंट आउट दे रहे हैं आपको। ठीक है। मैं वही गाड़ी आपको 2000 में दूंगा। सही है। सो प्राइस मार्जिन के ऊपर आप, ठीक है, मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी है उसको कम रखता हूँ। मेरे पास कोई भी क्लाइंट है, चाहे वो एंड यूज़र है या चाहे वो कोई B2B है या चाहे कोई रेंटल कंपनी है जो मेरी गाड़ियाँ लेके आगे एंड यूज़र को देके उस पर बिजनेस जनरेट करना चाहती है, मैं सबको सेम प्राइस प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है। तो ये मेन रीज़न है। और जो डिपॉजिट का आजकल एक इशू चल रहा है कि अक्सर मैंने देखा है कि डिपॉजिट कंपनीज ले रही हैं, वापस नहीं कर रही, तो लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लम है इसमें। क्यों? अब डिपॉजिट करते हैं जी 21 दिन बाद। अब कई लोग ऐसे हैं जो टूरिस्ट हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और बाकी कई कंट्री से जो आ रहे हैं,
अब उनका प्रॉब्लम ये है कि वो आएंगे, आके गाड़ी रेंटल पे लेंगे, चलाएंगे, चले जाएंगे। अब वापस 21 दिन बाद उनको अगर नहीं मिलता, जो कि कई केसेस में सुना है कैसा हो रहा है, उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं आपकी कंपनी से कार रेंटल पे लेके? देखिए भाई, दो चीज़ें हैं इसमें। नंबर वन चीज़ है कि हर रेंटल ऐसा नहीं करता, बहुत सिलेक्टिव से रेंटल हैं जिनका काम ही है, ठीक है, और वो रेंटल से बिजनेस नहीं जनरेट कर रहे, वो डिपॉजिट खा खा के सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, नंबर वन चीज़। सही है। सेकंड जो है, मेरी कंपनी, हम भी डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। हम्म, फॉर एग्जांपल, मैं हर गाड़ी भी हम विदाउट डिपॉजिट नहीं देते। ठीक कुछ है। गाड़ियां हैं, अगर क्लाइंट कोई हमें समझ आता है तो हम उसको विदाउट डिपॉजिट भी गाड़ी प्रोवाइड कर देते हैं। हम्म, अगर विदाउट डिपॉजिट सारी गाड़ियां देना शुरू कर दें, तो मेरे साथ इतने केसेस हुए हैं भाई, बहुत लंबा लॉस पड़ता है। ठीक है। मैं एवं ही कहूँ कि भाई नहीं, मेरे पास आ जाओ विदाउट डिपॉजिट, ऐसा नहीं है। ये कार टू कार वेरी करता है और कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है। सही लेट्स से है। मेरे पास अगर कोई रेंटल कंपनी को चाहिए, जिनको कुछ ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए, तो विदाउट डिपॉजिट भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। मोस्टली जो इन्फ्लुएंसर्स आ रहे होते हैं, उनको अगर आप गाड़ी रेंट आउट करो, तो भाई अगर आपका 2000 पर डे का रेंट है, बाद में आपको पता चले 6000 दिरहम के तो उसने फ़ाइन खाए हुए हैं, क्या करोगे आप? तो ठीक इसलिए है। कहीं ना कहीं करना पड़ता है। लेकिन सारी रेंटल कंपनीज भी ऐसी नहीं है जो डिपॉजिट खाती हों। सही हो। हमारा क्या होता है कि हम आपसे कैश नहीं लेते, आपके अकाउंट के अंदर पेमेंट को होल्ड कर देते हैं। वो आफ्टर सर्टेन डेज़ के बाद वो पेमेंट खुद ही आपके अकाउंट के अंदर आ जाती है। वो ये नहीं है कि आपको कैश हमने दिए है और हमने आपको रिटर्न करना है। ठीक है। अच्छा, अब जो फर्स्ट व्हील से कार बाइंग है, अब आप ज़ाहिर है गाड़ियाँ इंपोर्ट भी कर रहे हैं, लोकल मार्केट पे आपके पास जीसीसी की भी गाड़ी हैं, आपसे क्यों बाय करें गाड़ी? मतलब क्या कंपैरिजन डिफरेंस है बाकी जो कार इंपोर्टर्स हैं वर्सेस आपका, कि आपसे? अच्छा, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। यूएई के अंदर मोस्टली गाड़ी आपको किसी भी ऑक्शन हाउस या बाकी जगह पे मिलेगी, वो सिर्फ अमेरिकन मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। आपके पास चॉइसेस नहीं है। मेरे पास आपको चॉइसेस मिलेंगी। मेरे पास सबसे पहले आपको जीसीसी गाड़ी मिलेगी, अमेरिकन मिलेगी, कोरियन, जापानीज़, ताइवान, सारी जगहों से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपको हर टाइप की ऑप्शन मिलेगी अकॉर्डिंग टू योर बजट। फॉर एग्जांपल, एक एस क्लास है, वो जीसीसी है, वो जीसीसी 1 लाख दिरहम की है, अमेरिकन 80 की है। सेम एस क्लास मेरे पास 3 प्राइजेस की ऑप्शन में होंगी, इवन के 50,000 में भी आपको सेम एस क्लास में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। तो मेरे पास ये है कि वेरिएशन ज़्यादा आपको मिलेगी। बाकी जो भी गाड़ी होगी, हम मार्केट से 30 से 40% लेस प्राइस पे मैं प्रोवाइड करता हूँ। कोई भी गाड़ी आप उठा लें मेरे, अभी आप बाहर चलें, जाके गाड़ी देखें, उसकी प्राइस का कंपैरिजन कर लें, मिनिमम 30% मार्केट से लेस प्राइस पे होगी। और जो रिपेयर का काम है, फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी फॉर एग्जांपल डैमेज है, तो उसको करवाने में आप किस हद तक एक कस्टमर को हेल्प करेंगे? देखिए, मैं दो चीज़ें हैं। वो सेटअप मेरा एक सेपरेट है, फास्ट व्हील का सेपरेट है, मैं ठीक दोनों है। को कंबाइन नहीं करता। ठीक है। मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, वो मुझसे गाड़ी बाय करता है, तो मेरी जो लायबिलिटी है वो सिर्फ गाड़ी उसको प्रोवाइड करने तक है, जो मैंने कमिटमेंट उससे की। ठीक है। अब वो मेरे ही गराज में चला गया, तो मेरा गराज उसको किसी तरह फैसिलिटेट करेगा, वो इस तरह करेगा कि वो उसकी गाड़ी को एग्जामिन करेगा, जो जो चीज़ें उसकी रेडी होने वाली हैं, रिपेयर होने वाली हैं, चेंज होने, उनकी उसको लिस्ट प्रोवाइड करेगा, और जो जो चीज़ें चेंज करेगा सिर्फ उन्हीं के पैसे उससे चार्ज करेगा। ठीक है। अगर मान लो उसने 3000 की कमिटमेंट की, तो वो 3000 की ही अंदर पूरा करेगा। ये नहीं है कि आपको 3000 बोल के गाड़ी गराज में आ गई, अब बाद में 15,000 का आपको बिल मिल गया। ठीक मतलब है। अगर उसने आपसे कमिट किया कि 10 चीज़ें चेंज होंगी, तो वो 10 चीज़ों के पैसे ले रहा है। आगे चीज़ें चेंज होंगी तो वो आपको पहले बताएगा, इन्फॉर्म करेगा, फिर बाय करेगा और उसको अलग से आपसे चार्ज कर करेगा। दे। जब 2022 से देखा जाए तो आज तीसरा साल है आपको बेसिकली यूएई के अंदर, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप आज ये कहेंगे कि काश मैं ये ना करता, और ये भी कहेंगे कि काश अगर मैं ये कर लेता उसकी बजाय? अच्छा भाई, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो काश है ना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ठीक है। मतलब इंटरकनेक्टेड चीज़ें होती हैं। सही है। बहुत सी चीज़ें, बहुत से एक्सपीरियंस ऐसे ज़िंदगी में हुए हैं कि अगर मैं कभी सोचूं कि ये ऐसे ना होता तो वैसे कैसे हो जाता, तो अगर वो वैसे ना होता तो शायद आज मैं इधर भी ना होता। मतलब ठीक एक है। मेरे साथ अगर कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो उस एक्सपीरियंस से मैंने बहुत कुछ सीखा। एक बंदा मेरे साथ फ्रॉड कर गया, अब वो फ्रॉड एक छोटी सी अमाउंट का मेरे साथ ना करता, मैं एक लंबा कैपिटल फंसा के कहीं बैठा होता, तो मैं कैसे सर्वाइव करता। आप लोगों की को मोटिवेट करने के लिए, लेट्स से अगर अपना कोई एक ऐसा लॉस बताएं यूएई आने के बाद, उससे हमें मे बी ऑडियंस को ये फ़ायदा मिले कि वो उस तरह के किसी लॉस से बच सकें। यार मेरे साथ जो सबसे बड़ा लॉस हुआ वो एक गाड़ी का ही था। मेरा तो एक पूरी डील थी, गाड़ी एक ही गाड़ी थी और काफ़ी महंगी गाड़ी थी। ठीक है। तो वो गाड़ी की मैंने इंस्पेक्शन करवाई, मैंने अपनी हर एक चीज़ की तसल्ली की, सब कुछ देखा, गाड़ी मैंने बाय कर ली। जैसे आप हैं, आप मेरे कह लो भाई हैं, तो आपकी कमिटमेंट पे ना मैंने एक पेमेंट कर दी। अच्छा। अब मेरी बेवकूफ़ी ये थी कि मैंने आप पे ट्रस्ट किया, वो भी यूई के अंदर।
तो यहाँ पे आपने खुद ही बचना है। सही है। लोग नहीं छोड़ते, खैर वो हर जगह पे नहीं छोड़ते भाई, आपका दिमाग तो आपको अपना यूज़ करना ऐसे चाहिए। ही है। खैर मेरा दिमाग उस दिन बंद था शायद, तो मैंने वो पेमेंट कर दी। अब वो गाड़ी किसी और की, पेमेंट किसी और ने ली, डॉक्यूमेंट्स किसी और के नाम पे, तो मुझे क्या आया, अस्सलाम वालेकुम। हुई, पूरा पूरा टोटल वो कैपिटल बोल अराउंड दिया मेरा जाए। भाई 550 मैंने पेमेंट की थी एक ही गाड़ी की। आपका 500,000 दिरहम ज़ाया हो गया हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने वेरीफाई नहीं किया। वेरीफाई नहीं किया, एक ओके, ट्रस्ट कर लिया मैंने। ठीक मेरी है। बड़ी अच्छी थी, मुझे ना मुझे था यार बड़ा पाई बंदा है मेरा, रोला ये हो गया। मैंने कहा पंजाबी है, सही है, मतलब भाई बंदा होगा। खैर वो तो बाद में मुझे पता चला कि ये तो बड़ी बेवकूफ़ी मैंने कर दी। सही खैर है। वो जो भी हुआ, रिग्रेट नहीं है मुझे उस चीज़ का, जो होना था हो गया, लेकिन मैंने उस चीज़ों से सीखा भी बड़ा, और अल्लाह पाक ने मेरे वो पैसे पूरे भी कर दिए। अब इसी चीज़ से किसी और पर्सन में बचने कैसे वेरीफाई करे, कोई गाड़ी बाय करने से पहले किसकी है? आपके पास भी कई गाड़ियाँ खड़ी हैं, आपको आ रहा है, कोई खरीद रहा है, यार मैं किसी आपको ना एक स्टोरी सुनाता हूँ, मुझे ठीक याद है, आ गई। सही है। मेरे पास एक लड़का काम करता था, एक मैकेनिक ही था, फ्रॉडिया, अच्छा, बहुत लंबा चौड़ा फ्रॉडिया। सही है। उसने क्या किया, उसने ना एक क्लाइंट लाया, हम्म, क्लाइंट को ला के फास्ट व्हील के बाहर खड़ा किया, ठीक है। क्लाइंट के साथ, क्लाइंट को एक गाड़ी पसंद करा के मेरे लड़के से आया, गाड़ी के पैसे दिए, गाड़ी उठाई, डॉक्यूमेंट अपने नाम पे बनवा के ले गया। अब क्लाइंट का इतना दिमाग शायद नहीं था उस बेचारे का कि यार मैं डॉक्यूमेंट्स तो अपने पास रखूं, गाड़ी किसी गराज में जाके खड़ी करके क्लाइंट से 10,000 रिपेयरिंग का भी ले लिया। क्लाइंट की गाड़ी भी उसके पास है, डॉक्यूमेंट्स भी उसके पास हैं कि सर रेडी हो जाएगी तो पासिंग के साथ डॉक्यूमेंट्स दूंगा। सही है। 10,000 भी ऊपर ले लिया। सही है। क्लाइंट चला गया वापस, 2 दिन बाद आया, गाड़ी गायब, बंदा गायब। अब वो बंदा उसे ब्लैकमेल कर रहा हूँ, मान के बॉर्डर पे आ, इधर आके पैसे रख के जा, फिर गाड़ी दूंगा। पैसे भी खा गया, गाड़ी भी खा गया, रिपेयरिंग के भी खा गया। वो क्लाइंट हमारे पास आया, तो मैंने कहा भाई सिंपल सी बात है, आपने मुझे पेमेंट नहीं दी, मैंने आपको गाड़ी नहीं दी, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि वो बंदा फ्रॉडी है, तो मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ कि आप पुलिस में जाके रिपोर्ट करो, पुलिस अगर वेरिफिकेशन के लिए आती है तो मैं आपका बता सकता हूँ ठीक है। कि ये बंदे के साथ वाकई से आती हुई है। अगर मेरे एंड से कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो मैं करके दे सकता हूँ। सो बेसिकली कोई फर्स्ट व्हील्स आए तो वो मेक श्योर करे कि ऑफिस में आपसे आके पहले मिले, वेरीफाई करे, बाहर से कोई चीज़ या कहीं से भी ऐसे बाइक भाई नहीं, ये फास्ट व्हील की बात नहीं हो रही, ये ओवरऑल बात हो रही है। बिल्कुल ऐसे, मतलब किसी भी शोरूम पे जाए, अब आप इधर ऑक्शन हाउस पे जाओ तो इतने आपको फ्रॉड मिलते हैं कि मतलब ठीक एक है। बंदा आया, उसकी एमिरेट्स आईडी नहीं, उसने गाड़ी बाय कर ली अपनी दोस्त की एमिरेट्स आईडी पे। हम्म, अब वो कल को पैसे देने जाएगा तो वो ऑक्शन हाउस उसी को जानता है जिसकी इनवॉइस के ऊपर एमिरेट्स आईडी है। मतलब मैंने आपके नाम पे गाड़ी बाय कर ली, आप कल को जाके सारी उसने पेमेंट की, आप गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी उठा सकते हो, आप गाड़ी भी उठा सकते हो। उन्होंने इसको फैसिलिटेट नहीं करना, उन्होंने ठीक है। देखना ये है कि एमिरेट्स आईडी किसकी है। तो ठीक है। भाई हर जगह पे अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, या तो वो बंदा आपका ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, या डॉक्यूमेंटेशन सारी आपके नाम पे होनी चाहिए। ठीक है। इसमें नहीं, ये दोस्तियाँ पाकिस्तान इंडिया में अच्छी लगती हैं, बाहर आके हर बंदे की लाइफ इतनी फास्ट होती है, किसी के पास ये इमोशंस के लिए टाइम नहीं होता। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि लोगों को ये डबल वेरीफाई कर लेना चाहिए कि जब गाड़ी बाय कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन उनके नाम पे चली जाए जी। और वो उसी पर्सन से बाय करें जो उस गाड़ी को सेल कर रहा है। अब मेरा इसमें एक क्वेश्चन है उन लोगों के लिए जो लेट्स से फर्स्ट टाइम आए हैं और उन्होंने अमेरिकन इम्पोर्टेड कार जो है वो बाय करनी है। अब जिस बंदे ने तो यहाँ की लोकल गाड़ी बाय करनी है उसके लिए तो बड़ा आसान है, अगर गाड़ी रजिस्टर्ड है ऑलरेडी तो उसको गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कार्ड वगैरह से पता लग जाएगा। जस्ट इमेजिन एक पर्सन है जिसको यही नहीं पता कि यहाँ पे जो उसने गाड़ियाँ इंपोर्ट हुई हैं यूएसए से वो बाय करनी है, कैसे उसको ये मेक श्योर हो कि जो डॉक्यूमेंटेशन उसको मिले हैं वो कंप्लीट है। ऐसा ना हो सकता तो उसको इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन मिल जाए, बाद में पेमेंट भी कर दे और जब वो गाड़ी ट्रांसफर करने जाए या जब रजिस्ट्रेशन करवाने जाए, किसी ऐसी एक्टिविटी के लिए जाए, जब आगे फॉर एग्जाम्पल वो गाड़ी रिपेयर करवा के सेल कर रहा है तो वहाँ पर वो स्टक हो जाए। मैं ना इसका आपको एक बड़ा सिंपल सा जवाब देता हूँ। जो गाड़ियाँ यूएसए से इंपोर्ट होती हैं ना, ये ठीक है। किसी पर्सन नेम पे नहीं होती, ठीक है, ये कंपनी नेम पे होती हैं। सही है। फॉर एग्जांपल जब आप आते हो, आप गाड़ी खरीद के लेके जाते हो ना, तो कंपनी आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे देती हैं, लेकिन वो किसी के नाम पे नहीं होती, ठीक है, क्योंकि गाड़ियाँ ये डैमेज होती हैं। सही है। जब तक गाड़ी डैमेज है, इट्स नॉट एलिजिबल टू ड्राइव ऑन द रोड। वो ठीक गाड़ी है, ट्रांसफ़र नहीं हो सकती किसी भी बंदे के नाम पे। ठीक है, अब तरीकाकार क्या होता है कि आपने गाड़ी खरीदी, वो गाड़ी को आप रेडी करवाओगे, रेडी करवाने के बाद आप आरटीए से पासिंग करवाते हो। सही है। जब वो गाड़ी पास हो जाती है तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आपने जिस कंपनी से ख़रीदा है वो आपको एक अपना सेलर एग्रीमेंट देते हैं कि कल को आपने जिसके भी नाम पे ये गाड़ी ट्रांसफ़र करनी है उसकी डिटेल्स लेके हमें भेजो। ठीक है, वो उसको आरटीए में भेजते हैं, पासिंग जब वहाँ से होके आती है, गाड़ी की अप्रूवल आती है आपके नाम पे, तब वो गाड़ी किसी के भी नाम पे ट्रांसफ़र हो सकती है।
इसमें फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास एमिरेट्स आईडी है या नहीं है, गाड़ी का प्रोसेस जो ट्रांसफ़र का है वो आफ्टर रिपेयरिंग और आफ्टर आरटीए पासिंग ही शुरू होता है, उससे पहले ओपन डॉक्यूमेंट्स हैं। सो जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है, जिसके पास वो गाड़ी है, उसके वही कब्जे में owner और उसकी है। yes। अच्छा, अब इसमें मुझे एक और इम्पोर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछना है, जो आपने पिछले दिनों वीडियोस भी अपने चैनल पे कुछ शेयर की कि जी आप आएँ और किस्तों पे गाड़ियाँ ले जाएँ और ये सारा कुछ प्रोसेस वगैरह, कितना ईजी है ये प्रोसेस? क्या वाकई ऐसा है कि जिसकी 5,000 दिरहम से ऊपर सैलरी है वो यहाँ पे आए और आके कह दे कि हाँ ठीक है, बस मुझे ये गाड़ी पसंद है, और आप उसको वो गाड़ी दे भी देंगे और बैंक फाइनेंसिंग में, और इसमें डेज कितने लग जाते हैं यूजुअली? यार देखें, अगर तो आपकी 5,000 प्लस सैलरी है और एटलीस्ट 3 मंथ्स की सैलरी आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हुई है, तो आप फास्ट विल आएँ, बैंक के प्रोसेस की टेंशन नहीं है। सही है। मेरी टीम सारा प्रोसेस करवाएगी, 1 डे के अंदर हम आपको बता देंगे कि आप एलिजिबल हैं गाड़ी फाइनेंसिंग के लिए या नहीं। ठीक है। अगर आप एलिजिबल हैं तो विद इन 6 डेज़ में हम आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट करके आपको गाड़ी हैंड ओवर कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं फॉर एग्जांपल यूएस से, तो इन्वेस्टर्स के पास क्या क्या मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें? मतलब फॉर एग्जांपल 2-3 तरह के इन्वेस्टर हो सकते हैं। कोई एक इन्वेस्टर है जो कि बेसिकली आके आपकी सैलवेज कार या जो गाड़ी है वो वैसे ही लेके जाना चाह रहे हैं, अपने तौर पे सेट करवाएगा, उसकी तो चलें समझ आती है। एक पर्सन है जो सिर्फ एक साइलेंट इन्वेस्टर के तौर पे फर्स्ट व्हील से ज्वाइन करना चाहता है, उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आपकी, और आरओआई क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि उसको रिटर्न कितना मिल रहा है। देखिए, 2 तरह से क्लाइंट के साथ हम डील करते हैं। एक तो वो क्लाइंट है जो कि पैसिव इनकम चाहता है। तो कार फ्लिपिंग में पैसिव इनकम नहीं है। ठीक है। मान लो आपने आज गाड़ी खरीदी, वो गाड़ी हो सकता है 5 दिन में बिक जाए, हो सकता है वो गाड़ी 1 मंथ ले ले, विच इज़ वेरी नॉर्मल। ठीक है। क्योंकि बिजनेस करना है ना, तो उसमें कुछ फिक्स तो होता नहीं है। सही है। दूसरे आ जाता है, क्लाइंट आते हैं कि क्लाइंट कहते हैं यार हमें एक पैसिव इनकम चाहिए, कोई बिजनेस मॉडल दें। ठीक है। उनमें हम मॉडल उनको देते हैं रेंटल का। आपका जो भी बजट है, मिनिमम 200 या 300,000 दिरहम से अगर स्टार्टिंग है, आप अपना बजट बताओगे, उस बजट के अंदर हम आपको ऑप्शन सजेस्ट करेंगे। ठीक है। कि भाई ये ऑप्शन है, ये अच्छी ऑप्शन है, इतना आपको जनरेट करके देगी। हम वो गाड़ी लेंगे, अपने ही रेंटल पे रजिस्टर्ड करेंगे, आपके साथ हमारा एक प्रॉपर दुबई कोर्ट से कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए भी सारा बिजनेस हम उस पर जनरेट करेंगे। ठीक है। मंथ के एंड पे जो बिजनेस जनरेट होगा उस पे से 30% सर्विस चार्जेस मेरी कंपनी लेगी। सही है। 70% आपका। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ इन्वेस्ट की हमारी कंपनी के साथ रेंटल में। ठीक है। अब इसका अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाए तो पर मंथ 3 से 4% बनता है रेंटल के अंदर। ठीक है। दूसरा मॉडल अगर आप फास्ट व्हील कार फ्लिपिंग के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आप हमारे फास्ट व्हील के साथ 1 ईयर के लिए पेमेंट लॉक इन कर सकते हो। ठीक है। 1 ईयर से पहले आप पेमेंट विड्रॉ नहीं कर सकते। आपको हम आफ्टर एवरी 2 मंथ्स 5 to 7% के इन बिटवीन रिटर्न देंगे। फिक्स नहीं, सही है, इन बिटवीन रहेगा। ठीक है। अब वो डिपेंड कर रहा होगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे। मतलब 2 चीज़ें इधर लोग पूछते हैं कि ये तो इंटरेस्ट आ गया। सही है। इंटरेस्ट तब है जब हमने एक अमाउंट फिक्स कर ली, इधर हम फिक्स नहीं कर रहे। ठीक है। हमें पता है कि हमारे बिजनेस में अगर लॉस भी होगा तो होने के बाद भी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी रहती है। ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी जाएगा तो मैक्स इस अमाउंट तक जाएगा। तो उसी वजह से हमने 5 to 7% रिटर्न रखा है, वो डिपेंडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपको आफ्टर एवरी 2 मंथ्स मिलेगा। मतलब आपने पेमेंट इन्वेस्ट कर ली 1 ईयर के लिए, हर 2 महीने के बाद आपको 5 से 7% के इन बिटवीन रिटर्न मिलेगा। ठीक है। आफ्टर 1 ईयर आपने जितनी पेमेंट इन्वेस्ट की थी आपको उतनी ही रिटर्न मिल रही है। ठीक है। अच्छा, अब किसी ने आकर अगर यहाँ पे भी कार शोरूम बनाना हो, एक नया फर्स्ट व्हील्स बनाना हो, उसके लिए आपने जिस तरह से सारे स्टेप्स किए हैं लाइफ में, ऑफ कोर्स, कैसे उसको करना पड़ेगा? कैसे उसकी जर्नी स्टार्ट हो सकती है उस चीज़ के लिए कि अगर वो चाहता है कि यहाँ पे आके कार शोरूम बनाना चाह रहा है अपना, ऑफ कोर्स उसके पास एक मच बेटर ऑप्शन है कि वो किसी एग्जिस्टिंग स्टैब्लिश बिजनेस के अंदर जाए, अच्छी आरओआई ले, लेकिन एवरीवन इज़ नॉट अप फॉर इट। कुछ लोग चाहते हैं सीखना, समझना इस चीज़ को। तो जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ दैट, अगर एक बंदा आके अपने यहाँ पे कार शोरूम बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, सेल्वेज कार्स मंगवाना चाह रहा है, हाउ ही कैन वर्क ऑन दैट थिंग? भाई देखें, मैं नहीं सजेस्ट करता कि आप आते ही किसी शोरूम में या बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के अंदर घुस जाओ। ठीक है। अनटिल अनलेस आपका एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है। आप स्टार्ट कुछ गाड़ियों से करो। सही है। आप अपनी कैपेसिटी देखो, आपकी कैपेसिटी है कि पेमेंट कल को होल्ड हो जाए तो आप सुकून से बैठ सको, या आपके पास कैपिटल ही उतना है जो अगर रोलिंग में नहीं रहेगा तो आप तो सड़क पे आ जाओगे। ठीक है। तो आप कुछ गाड़ियों से स्टार्ट करो, बिजनेस को एक्सपीरियंस करो, बिजनेस को देखो कि क्या वर्थ इट है इस पे एक अमाउंट लगाना। देखो, आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना तो आप पे लाइबिलिटी नहीं है। जब आपने एक शोरूम बना लिया ना तो भाई बहुत बड़ी लाइबिलिटी है, मैं ये आपको बता सकता हूँ। सही है। एक सेटअप जो है वो पाकिस्तानी अगर पैसों में बात करें तो भाई 1.5 से 2 करोड़ की लाइबिलिटी एक सेटअप की है, अगर इतना बड़ा सेटअप आपने बनाना है। ठीक है। तो एक बिजनेस जिसको आप लाइबिलिटी के बगैर एक्सपीरियंस कर सकते हो तो आपने इतने सेटअप बनाने में क्यों जाना है? अनटिल अनलेस आपको पता है यार मेरी बहुत सेल है, मैं बहुत गाड़ी बेच सकता हूँ, मैं बहुत प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, मेरी बहुत पीआर है, फिर आप जाओ इसमें।
अच्छा, अभी एक बड़ा फेमस दुबई का बिजनेस है, उसकी मैंने अक्सर एडवर्टीजमेंट भी बड़ी ज़्यादा देखी है, लेमोजिन बिजनेस के। लोग कहते हैं आएँ गाड़ी खरीदें लेमोजिन और उसके बाद आप उसमें ड्राइवर हायर करें और देन आप उसमें मंथली प्रॉफिट कमाएं। क्या आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लान है क्या उससे ज़्यादा आरओआई जनरेट करके दे रहा है? देखिए मेरा बिजनेस बिल्कुल उससे ज़्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रहा है। ठीक है। देखिए लेमोजिन कंपनी में क्या है कि आपके 2 ड्राइवर हैं, हम्म। एक ड्राइवर भी भाग गया हम्म। तो आपकी एक शिफ्ट तो मिस होगी। बिल्कुल ठीक है। अब वो शिफ्ट एक मिस हो गई तो लेट से आपको 3% रिटर्न मिल रहा है, तो ठीक है। आपका रिटर्न क्या आ गया 1% पे। यहाँ पे अगर मेरे रेंटल में आते तो आपको तो टेंशन ही नहीं है भाई ड्राइवर है या नहीं है, सही है। ड्राइवर आ रहा है या नहीं आ रहा, आपका मसला ही नहीं है, ठीक गाड़ी है। आपकी जा रही है क्योंकि सेल्फ ड्राइव है। सही है। यहाँ पे तो पहली बात है कि ड्राइवर मिलना ही नहीं आसान, ड्राइवर मिल गया तो उनके नखरे नहीं ख़त्म होने। बिल्कुल ठीक है। तीसरा है सीजनल है ये, मतलब हर टाइम इतना टूरिस्ट बूस्टअप नहीं रहता, जब ठीक है। टूरिस्ट नहीं है तो यही लोग एक अच्छा, अब बिजनेस इसमें को। मुझे एक चीज़ बताएं आप, ये जो गाड़ियाँ अब आप रेंटल बिजनेस के अंदर कर रहे हैं, मैंने आपसे फॉर एग्जांपल आया, मैंने आपसे गाड़ी ले ली, सेट होगी गाड़ी और ऑन रोड आ गई रेंटल बिजनेस में, मुझे प्रॉफिट भी आना शुरू हो गया। अगर गाड़ी जिस क्लाइंट ने ली है उसने एक्सीडेंट कर दिया, अब मेरी तो वो लाख दिरहम की गाड़ी थी, अब मेरे लिए क्या उसमें ऑप्शंस है, मेरा उसमें क्या बनेगा? अब ज़ाहिर है क्या प्रॉफिट आना बंद हो जाएगा, क्या अमाउंट मिलेगी? ज़ाहिर है ये क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, बिकॉज अगर कोई बंदा अपनी गाड़ी रेंटल पे डलवा रहा है तो ज़ाहिर है ये ना हो कि बाद में उसको पता लगे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था एंड ही इज़ आउट ऑफ कार और समथिंग लाइक दैट, उसके ऊपर क्या प्रिकॉशंस मैं हैं? आपको बताता हूँ। आपकी तरफ से इसमें क्या सेफ्टी है? देखिए जब आपकी गाड़ी रेंट पे रजिस्टर्ड हुई तो गाड़ी फुल इंश्योर्ड है। ठीक है। नंबर 1 हम सिक्योर हैं कि गाड़ी अगर पूरी भी टोटल लॉस में जाती है तो आपका जो कैपिटल है वो आपको रिटर्न आएगा इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है। ठीक है, मान लो कि हमारी गाड़ी का अगर कोई मेजर डैमेज होता है तो वो गाड़ी टोटल लॉस में चला जाती है। ये नहीं है कि अब 2 महीने तक उसकी रिपेयरिंग होनी है तो 2 महीने के लिए आप बाउंड हो, ठीक है। आपको आपके पैसे रिटर्न आ जाएंगे इंश्योरेंस की तरफ से। ठीक है। उसमें ना मैंने आपको रिटर्न करने हैं ना आपने जेब से डालना है। हमने जब फुल पार्टी इंश्योरेंस की है गाड़ी की तो हमें वो सारा कैपिटल जो है वो इंश्योरेंस से रिटर्न होगा, मतलब है। आप बाउंड नहीं हो। सही हाँ है। ये एक चीज़ ज़रूर है कि अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे तो हमें उस ऑप्शन को देखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ लेकिन ये ठीक बहुत है। रेयर होता है कि कोई गाड़ी टोटल लॉस में चलेगी। छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं और उनका मसला नहीं है, और वो भी आप पे नहीं है, वो भी इंश्योरेंस पे है, इंश्योरेंस ने सारा कवर अप करके देना है आपको। सही है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि लोगों की इन्वेस्टमेंट इस हवाले से सेफ ही रहेगी, बिकॉज या टोटल लॉस में चली जाएगी तो इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाएगी, वो दोबारा से गाड़ी बाई करके रेंटल पे लेके जा सकते हैं। अब इसमें सीजनल आपने बताया, जिस तरह लैम्बोर्गिनी सीजनल चलती है, जाहिर है रेंटे कार का बिजनेस भी तो अप और डाउन होता रहता है ना, तो उसमें फिर लोग कैसे अवॉइड करें? ज़्यादा दिसंबर है तो पीक है, गाड़ियाँ भी नहीं मिल रही, और मे बी जून जुलाई अगस्त आएगा या जून जुलाई बेसिकली, तो इतनी गर्मी है कि टूरिस्ट ही नहीं आ रहा, तो अब उसमें गाड़ियों को फिर क्या बनेगा स्टेटस? क्या आप उसको मेक श्योर करेंगे कि रेंटल पूरा मिलता रहे? यार देखें मेरे बिजनेस में मेरे रेंटल में जो एवरेज है वो 20 डेज अ मंथ है ऑफ एवरी कार। ठीक है। क्योंकि अभी तक हमारा जो मॉडल है वो B2B है, मतलब एंड यूज़र को ज़्यादा डील नहीं करता। ठीक है। मतलब मैं एक एक दिन के लिए गाड़ी रेंट आउट नहीं कर रहा, मैं मिनिमम 3-4 डेज अप टू मंथ्स गाड़ी रेंट आउट करता हूँ। ठीक है। तो इसमें मुझे मेरे बिजनेस मॉडल में इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि टूरिस्ट कम है या ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कंपनीज हैं जिन्हीं को हम गाड़ियाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। सही है। तो मेरे साथ अगर कोई रेंटल में आता है तो उसको सीजनल की टेंशन नहीं है। अब ये जो आपके साथ रेंटल में कोई आता है तो उसके नाम पे गाड़ी होगी, कार रेंटल कंपनी के नाम पे गाड़ी होगी, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी इसमें कहाँ पे है? अच्छा देखिए, दुबई के अंदर यूएई के अंदर प्राइवेट गाड़ी रेंट आउट नहीं हो सकती। मान लो आपके नाम पे गाड़ी है, वो गाड़ी रेंट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। कंपनी के नाम पे होनी चाहिए। अब आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जो भी गाड़ी की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसकी ऑनरशिप मेरी कंपनी के नाम पे होगी। आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए हम एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड, हम दुबई कोर्ट से उस गाड़ी की पूरी पावर ऑफ अटर्नी आपको दे देंगे। ठीक है। मतलब कि आप वो गाड़ी बेच भी सकते हो मेरी मौजूदगी के बगैर, ठीक है। लेकिन मैं आपकी मौजूदगी के बगैर वो गाड़ी सेल नहीं कर सकता। सही हो गया। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की तरह तो है नहीं कि साइन किया तो चला गया, प्रॉपर एक सिस्टम से जाता है ना। सही है। यहाँ से RTA से ट्रांसफ़र और सारा कुछ बाय एंड सेल का प्रोसेस होता है। तो मान लो आपकी गाड़ी जिसकी मैंने आपको पावर ऑफ अटर्नी दी हुई है, ठीक है। मैं वो गाड़ी बेचने चला गया, जब मैं उसे ट्रांसफ़र के लिए जाऊँगा ना तो वहाँ पे डिटेल आ रही होगी सिस्टम के अंदर कि इसकी पावर ऑफ अटर्नी इस क्लाइंट को दी हुई है आपने, ठीक उस है, क्लाइंट को सही है। बुलाएं, वो आएगा तो फिर गाड़ी का प्रोसेस हो सकता है। तो आप टोटली सिक्योर हो इसमें। ठीक है। अच्छा, ये तो सारा हो गया बिजनेस की टॉप, ROI कितनी आ गई, बिजनेस हो गया सारा कुछ, ठीक है। अब ये बताएं, दुबई आए हुए आपको 3 साल हो गए, इन 3 सालों में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत पसंद आई हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं लगी? देखिए पसंद तो मुझे सब कुछ ही है यहाँ पे, मतलब मेरा बताऊँ कि मानना है कि जहाँ पे आपका कुछ लिखा हो ना वो सिटी या वो मुल्क जो है वो आपको बड़ा अट्रैक्ट करता है। सही है। तो मुझे ये बड़ा अट्रैक्ट करता था। ठीक है। मैं अपने बैठा होता था ना घर भी या दोस्तों में भी,
तो मेरा ये होता था यार मुझे लगता है कि मेरा कुछ है यहाँ पे। यहाँ आने से पहले ना मैंने प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट किया पाकिस्तान में। अच्छा। एक डेवलपर थे, उनके साथ हम पार्टनरशिप थी 3 कंपनियों की, मेरी उनमें से एक थी। तो मैं ना उस काम के अंदर जचता नहीं था। सही है। मैंने दाढ़ी बड़ी रख ली, शलवार कमीज पहन के जाना कि बाबे बाबे बैठे होते थे यार। मैंने कहा यार मैं भी जरा बड़ा बड़ा लगूं ना, कोई इनको बात की वैल्यू पता चले कि बच्चा लो आ जी। गया। मैंने अब उस काम में मेहनत बहुत की मैंने। अच्छा। 1 साल मैंने किया, मैंने पैसे भी टिका के कमाए भाई। अच्छा। पैसे अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने यार काम में कमाए। ठीक है, सही है। तो लेकिन ना जचता नहीं था मैं कहता था यार ये मेरे लिए नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। सही है। मतलब मज़ा नहीं आ रहा मुझे। तो खैर ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। सही है। मैंने इस बिज़नेस मॉडल में के बारे में जब दोस्तों से बात करनी, बड़ी बड़ी डिस्कशन होनी, तो उनको लगता था यार क्या बकवास है, ऐसे थोड़ी होता है। तो खैर फिर सोचा ये कि करेंगे। हो सकता है 2 दिन नहीं होगा, 6 महीने नहीं होगा, साल नहीं होगा, अल्टीमेटली तो करेंगे। सही है। फिर जब यहाँ आए तो मार्केट को देखा, इस कंट्री को देखा कि यार कितना कुछ है, लोग भाई कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं। मतलब आप एक एग्जांपल लो, आप पाकिस्तान में बैठे हो ना, तो आपका ड्रीम क्या होगा? बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा ड्रीम है। एक e-tron GT और पीछे एक डाला है, दैट्स इट। मैं ये बहुत एक्सट्रीम बता रहा हूँ कि आप यहीं पे खुश हो यार कि नहीं, मज़े की ज़िंदगी। यहाँ पे क्या ही फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपके पास $1 मिलियन है तो साथ वाला $1 बिलियन लेके बैठा है, और उसके साथ जो बैठा है वो उससे भी ऊपर बैठा है। वो $1 ट्रिलियन भाई पता नहीं कहाँ कहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ की जो सबसे मज़े की चीज़ क्या है, जो आप कहते हैं ना हंगर फॉर मनी या कामयाबी या ये चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा है। पिछले दिनों बल्कि मैं एक वीडियो देख रहा था वायरल इंस्टाग्राम पे। एक सुजुकी स्विफ्ट जो है, वो जो नंबर प्लेट लगा के जा रही थी ना गाड़ी से, उसमें 10 लैम्बोर्गिनी आती हैं भाई। आप पागल कैसे हो, क्रेजी लोग हैं यहाँ पे। ऐसा नंबर मिलेगा कि आप भाई बुगाटी ले लो उस नंबर की, और उन्होंने ऐसी गाड़ी पे लगाया होगा ना, क्या बकवास है भाई, क्या कर रहे हो आप लोगों के पास? पैसा ही बहुत है भाई। तो खैर अगर है तो उसको लगाना चाहिए, जो भी शौक है। सही हो गया। बुरी बात आपने पूछा कि बुरी बात क्या है, बुरी बात कोई नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशंस हैं, ठीक है, जो आपको यूज़ करने चाहिए। सही है। गवर्नमेंट हर चीज़ में आपको फैसिलिटेट करती है, और उन्होंने एक सिस्टम बनाया है। ठीक है। अब आपको कि सिस्टम बन गया है तो हम आंखें बंद करके पैसे फेंकते जाएं, हमारे पैसे गायब ना हो, तो ऐसे तो नहीं है ना। आपको फिर भी कुछ प्रिकॉशंस तो यूज़ करने पड़ेंगे ना। सही है। अब एक मुल्क आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, बिजनेस ग्रोथ के लिए दे रहा है। अब इसका चक्कर ये नहीं है कि आप नंगे पाँव दौड़ना शुरू हो जाए कि देखेंगे जी मेरे पाँव में कोई चोट नहीं लगी। चोट लग गई तो सिस्टम को बुरा थोड़ी कहोगे, खुद स्टूपिड हो ना आप। बिल्कुल ठीक। इधर आके अगर आप लॉस कर रहे हो, आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है, तो वो आपकी अपनी वजह से होता है, अपनी नेग्लिजेंस पे होता है कि आप ऐसे लोगों पे ट्रस्ट करके बैठ जाते हो। चाचा के बेटा है, चाचे के बेटे ने तो सबसे ज़्यादा जुतियाँ मारनी है आपको यहाँ पे। बिल्कुल ठीक हो गया। सो बेसिकली प्रिकॉशंस है। ये क्या गिर गया? कोई बात नहीं भाई, गिर जाती होती है, लोग गिर जाते हैं, ये तो फिर भी पेंडिंग थी। अच्छा, सो बेसिकली आप कह रहे हैं कि प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिनके ऊपर जो है वो लोगों को केयरफुल होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो है देयर इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर। सो इट वाज अ वेरी नाइस सेशन एंड बहुत मज़ा आया आपसे जो है वो फर्स्ट पॉडकास्ट में। भाई आप कब गाड़ी खरीद रहे हैं यार, ये बताएं मुझे। भाई एज सुन एज पॉसिबल आप मेरी e-tron जो है उसका करें कुछ अरेंज, तो आई एम बाइंग माई नेक्स्ट कार। डन भाई। So very nice having this podcast with you, और hopefully we will continue as well further। कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट जो है वो फर्स्ट व्हील्स के प्लेटफॉर्म से आप सबके लिए आती रहेंगी। सो मेक श्योर करें कि आपने फर्स्ट व्हील्स के चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, लाइक किया हुआ है, और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी है, आपको कोई सजेशन है, तो लाजमी आप इसमें हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी अगर आप फर्स्ट व्हील के साथ वेंचर करना चाहते हैं, हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट व्हील विजिट करें, हम लोगों से मिलें। और उसके बाद ये है कि आप लोगों के पास मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और आपको कोई बिजनेस प्लान है, तो यहाँ पे शाफी भाई मौजूद हैं, सादी भाई मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइडेंस जो है वो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज पॉडकास्ट।